सभी बच्चों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। ठीक, और परमाणु की संरचना में ये जो वीडियो है, ठीक, पिछले क्लास में हमने परमाणुओं की संरचना में बोर मॉडल की संरचना, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल या मॉडल के विषय में पढ़ा था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की जो संरचना है उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण। हाँ, परमाणु का वितरण। ठीक है, मतलब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब ये परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है जरा ध्यान दीजिए। ठीक, बोर मॉडल के अनुसार हम जानते हैं कि जो कक्षाएं हैं वो विभिन्न होती हैं, अलग अलग कक्षाएं होती हैं। बोर मॉडल ने बताया कि पहली कक्षाएं की जो ऊर्जा है उसको K से, फिर दूसरी को L से, तीसरी को M से और चौथी को N से। ठीक है, तो इसमें जो कक्षाओं की संख्या है, ठीक है, 4 है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। इन चारों कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इनका वितरण या इनकी संख्या कैसे होती है वो समझते हैं। सबसे पहला नंबर, प्रत्येक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, 2n² के बराबर होती है। ठीक है, 2n² के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है? बराबर होती है। जहां n कक्षकों की संख्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 2 लेते हैं, n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 4 लेते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना लिख सकते हैं। पहले अगर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम बात करें तो 2n² मतलब कितना? 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, दूसरे कक्षा की अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 का स्क्वायर बराबर, तो 4, ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। कितने हो गए? 8। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 3, ठीक है, n3 है, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 9 9 कितना? 18। कितना? 18 हो गए ना? कितना हो गए? 18। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 18। कितने? 18। चलिए, अगर हम बात करें चौथे की, तो चौथे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 × 2 कितना? 32। तो इसमें कितने हो गए? 32। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। जो कक्षाएं हैं, प्रथम कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, दूसरी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 है, जबकि तीसरी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 है, जबकि उसके बाद चौथी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 32 है। कितनी है? 32 है। ठीक है, दूसरा देखिए, इनके दूसरे गुणधर्मों को देखिए क्या करा कि परमाणुओं के बाहरी कक्षा के कोष में इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम संख्या 8 होती है। कितनी होती है? अधिकतम संख्या 8 होती है। कितनी होती है जी? 8 होती है। ठीक है,
ये कोष और कक्षा समझ लिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले, जैसे आपका घर है, तो ये आपका घर हो गया, है ना। इस घर के अंदर भी आपका एक क्या है, घर है। इस घर के अंदर भी एक छोटे छोटे क्या होते हैं, कमरे होते हैं। तो इसको अगर हम कक्षा कह लें तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, कोष है। क्या है, कोष है। ठीक है, क्या है, कोष। तो कह रहा कि कक्षा में, इसमें जो कक्षा है, कक्षा 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2 है। जबकि दूसरी कक्षा में कितनी है, 8 है। तीसरे में कितनी है, 18 है। चौथे में कितना है, 32 है। लेकिन अगर हम कोषों की बात करें, किसकी बात करें, कोष, कक्षा नहीं, कोष। तो एक कोष में, ठीक है, या परमाणुओं की बाहरी कोष जो है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। एक और है, तीसरा, इसके साथ लिख देते हैं। ठीक, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा आपको बता रहा है कि जो इसकी कक्षा है, ठीक है, परमाणु में एक कोष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के बाद अगले कोष में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। मतलब जब तक परिपूर्ण ना हो तब तक वो अगले कोष में जाएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं। ठीक, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक और चित्र बनाते हैं, चलिए देखिए। जैसे अगर हम बात करें, ये एक कोष है, फिर अगला है, फिर तीसरा, इस तरह से। ठीक, तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तब तो ठीक है। क्या है, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो भी ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। लेकिन जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो वो अगले कोष में क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा। फिर आगे, तो फिर इसमें जब तक ये परिपूर्ण नहीं हो जाता, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब इससे ज्यादा होता है तो वो किसी कक्षा में, कोष में चला जाएगा, अगले कोष में चला जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि परमाणु में एक कोष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के बाद अगले कोष में क्या करता है, अगले कोष में प्रवेश करता है। अगले कोष में प्रवेश करता है। ठीक है, अगले कोष में प्रवेश करता है। ये आपको बातें क्या करनी होगी, ध्यान देनी होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आगे। चलिए, अब हम लोग दूसरे गुणधर्म को देखते हैं। ठीक है, परमाणु की संरचना में दूसरे गुणधर्म को देखते हैं। चलिए, दूसरा जो गुणधर्म है वो है आपका संयोजकता। क्या है, संयोजकता। ठीक, ये संयोजकता क्या है, संयोजन की क्षमता को दिखाता है। संयोजन की क्षमता को क्या करेगा, दिखाएगा, संयोजन की क्षमता। ठीक है, मतलब जुड़ने की जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच जो जुड़ने की जो क्षमता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं, हीलियम को लेते हैं, लिथियम को लेते हैं, ठीक है, बोरान को लेते हैं, ठीक, और भी लेते हैं, जैसे सोडियम को ले लिया, कैल्शियम को ले लिया, क्लोरीन को ले लिया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे हमने यहाँ तत्वों को क्या लिया, ले लिया। अब इनकी संयोजकता देखते हैं कितने। हाइड्रोजन में आप जानते हैं कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 1 है। कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 1 है। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, इसी तरह से अब बोरान में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जो आपका सॉरी बेरिलियम जो आपका है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। कितने हैं, 4 है। कितने, 4। अब देखते हैं कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है।
तो बाहरी कक्षा में इसमें देखेंगे तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 1 है, जबकि हीलियम में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। जबकि लिथियम में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, देखिए अब इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो अगले कोष में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो बाहरी कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बेरिलियम को लें तो इसकी कुल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, लेकिन बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 है और यहाँ 2 हो जाएगी, तो इसमें कितना हो गया, 2। तो किसी भी परमाणु में उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी भी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे इसकी संयोजकता 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, क्या है, 2 है। लेकिन अब कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा, जैसे सोडियम, और अगर हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो सोडियम में कितने होते हैं टोटल, 11। कितने होते हैं, 11। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, नहीं। तो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने, 1। कितने, 1। तो इसकी संयोजकता कितने, इसकी संयोजकता 1 हो गई, वो तो ठीक है। लेकिन अब देखिए क्लोरीन का, किसका, क्लोरीन का। ठीक है, देखिए क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 17 है, तो 2, फिर अगला 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अगला तो 2 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसमें कितने होंगे, 2 2 4 2 6 और 1 कितना, 7। तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। इसका मतलब कि इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए ना। संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। लेकिन 7 इसकी संयोजकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये 7 जो इलेक्ट्रॉन बाहर दिख रहे हैं वो किसी के साथ संयोग करेंगे नहीं। ठीक है, अब इसमें ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा। ठीक है, तो लेगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 7 ना होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं +1 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है, अब आप संयोजकता को अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। क्या कहिएगा, सुनिए, किसी भी परमाणु में उसकी बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन या लेकर या फिर देकर जितने इलेक्ट्रॉन संयोजन करने के लिए, क्या करने के लिए, संयोजन करने के लिए या संयोग करने के लिए, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉनों की सहायता ली जाती है या होती है या अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। अब जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये अपना अष्टक क्या करेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, तब उसकी संख्या को क्या कहेंगे, संयोजकता। क्या कहेंगे, संयोजकता। फिर से समझिए सरल भाषा में, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में मौजूद वे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे देकर या लेकर अपने अष्टक को पूरा करता है, क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करता है, या किसी भी अन्य तत्व के साथ जुड़ने में जितने इलेक्ट्रॉन सहयोग करते हैं, ठीक है, तब उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अगर वो 4 से कम होगी, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 से कम होगी, ठीक है, तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। क्या करेगा, दे देगा। लेकिन जैसे ही 4 से ज्यादा होगा, 5 6 7 8 इस तरह से होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे और संयोजकता आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक है परमाणु संख्या। ठीक है, क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या के विषय में पढ़ना है। ये परमाणु संख्या है क्या, ठीक, तो जरा समझिए, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है। परमाणु संख्या बराबर होता है नाभिक में मौजूद कुल प्रोटॉनों की संख्या। कुल प्रोटॉनों की संख्या, मतलब आप कह सकते हैं कि जो परमाणु संख्या है
वो किसी भी परमाणु की नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के क्या है, बराबर है। मतलब उस परमाणु में जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना ही परमाणु संख्या होगा। कभी कभी हम लोग कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर भी क्या करते हैं, बताते हैं। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या, परमाणु संख्या। लेकिन ध्यान रहे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आदान प्रदान होते हैं, कभी एक जुड़ जाएंगे या कभी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दे देगा, ले लेगा। इसीलिए हम लोग सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके जगह पे सही जो है, बिल्कुल जो सही है वो है परमाणु संख्या बराबर कुल प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। अगला देखिए, जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल है, जैसे अभी हमने लिया हाइड्रोजन को लिया, हीलियम को लिया, लिथियम को लिया, ठीक है, कैल्शियम को लिया, पोटेशियम को ले सकते हैं, सोडियम को ले सकते हैं। अगर इसकी परमाणु संख्या 1 है, जिसको परमाणु संख्या को किससे दिखाते हैं, जेड से, ठीक है, जेड से। तो जेड बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और जो आपका पोटेशियम, कौन सा पोटेशियम है, इसका ये हो गया 19, कितना 19, और ये हो गया 11। इसका मतलब कि इनमें जो प्रोटॉनों की संख्या वो कितनी है, 1 है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 2। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 3। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 20। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 19। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 11। तभी तो इसकी परमाणु संख्या कितना हो रहा है, 1 2 3 20 19 और 11 हो रहा है, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक है जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। परमाणु संख्या के बाद एक और है परमाणु द्रव्यमान, या फिर हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो ये जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की, हाँ, न्यूट्रॉनों की संख्या। अर्थात हम परमाणु द्रव्यमान को लिख सकते हैं P प्लस N, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तब हमें क्या मिल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या अगर और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ते हैं, नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योगफल है वो क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगर अब देखिए परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए से सूचित करते हैं, किससे, ए से। और ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं P प्लस क्या, P प्लस N, P प्लस N। अगर हमें तत्व को, किसी भी तत्व को दिखाना है कि भैया यहां से आप P का संख्या निकाल सकते हैं, N की संख्या निकाल सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, P का संख्या और N का संख्या निकाल सकते हैं अगर दो टर्म दिया है तो, ठीक है। अगर हमें किसी तत्व को दिखाना है, ठीक है, किसी तत्व को अगर दिखाना है तो किसी तत्व में सबसे नीचे वाला जो दिख रहा है पर्सन, इसको हम लोग दिखाते हैं परमाणु संख्या। क्या दिखाते हैं, परमाणु संख्या। जबकि ऊपर वाले हिस्से में क्या दिखाते हैं, परमाणु द्रव्यमान को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या वो कितनी है, 8 है, जबकि इसकी जो द्रव्यमान है वो कितनी है, 16 है। कितनी है, 16 है, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी तत्व के परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे संबंधित और एक है, ठीक, एक और गुणधर्म है समभारिक और समस्थानिक, ठीक है, समभारिक और समस्थानिक। चलिए देखते हैं समभारिक और समस्थानिक क्या है। समभारिक और समस्थानिक, ठीक है, समभारिक और समस्थानिक। सम मतलब होता है बराबर, क्या होता है, बराबर, ठीक है। और भारिक मतलब होता है भार, ठीक है, बराबर भार। और समस्थानिक मतलब बराबर स्थान,
बराबर स्थान। ठीक, शब्दों को अगर तोड़ेंगे तो बराबर भार और बराबर स्थान आएगा। अब देखिए समभारिक तत्व क्या है और समस्थानिक तत्व क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें समभारिक तो करेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वे तत्व जिनके द्रव्यमान बराबर है, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, बराबर है। ठीक है, तब हम उनको क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समभारिक। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम आर्गन को ले, पोटेशियम को ले, ठीक है, और हम कैल्शियम को ले, तो इन सब का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 40-40 है। कितना है, 40-40, ऐसे लिख लेते हैं 40-40-40। और इनकी जो परमाणु संख्या है सबका क्या है, अलग अलग है। जैसे आर्गन का कितना 18, पोटेशियम की कितना 19 और कैल्शियम का कितना 20 है कि नहीं। ठीक, इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे इन तीनों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि जो तीनों तत्व हैं क्या है, समभारिक है। क्या है, समभारिक है, क्योंकि इनका जो भार है, परमाणु द्रव्यमान है क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। ठीक, अब जरा समझते हैं समस्थानिक। समस्थानिक मतलब बराबर स्थान। ठीक है, दो या दो से अधिक वे तत्व जिनका परमाणु संख्या बराबर हो। क्या हो, परमाणु संख्या बराबर हो और परमाणु द्रव्यमान विभिन्न हो, तब हम उस तत्व को क्या कहेंगे, समस्थानिक तत्व कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, 17 है। कितना है, 17 है। लेकिन अगर इसकी द्रव्यमान की बात करें तो एक 35 है और एक कितना है, 31 है। कितना है, 35 और 31। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, एक है। कितनी है, एक है। लेकिन इसका अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो 1, 2 और 3 होता है। 1, 2 और 3 होता है। तो देखो ना, यहाँ द्रव्यमान 1 है, यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 3 है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं वो सभी क्या है, समस्थानिक वाले हैं। इनका स्थान एक जैसा है, जबकि इनका जो द्रव्यमान है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो दो या दो से अधिक या तत्व जिनका परमाणु संख्या एक जैसा हो और उनका द्रव्यमान अलग अलग हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समस्थानिक। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि ये सारे जो गुण धर्म है कहीं ना कहीं इसके आधार पर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात कर रहा है, उसकी प्रसार की बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन 10 है, 11 है, 12 है, 4 है, 6 है, 8। ठीक, क्या है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो, या हमें 10 पे कौन नियोन मिलता है, 11 पे कौन सोडियम मिलता है, 12 पे कौन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, 4 पे कौन मिलेगा, बेरिलियम मिलेगा। कौन मिलेगा, बेरिलियम। 6 पे कौन मिलेगा, कार्बन मिलेगा। और 8 नंबर पे कौन मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा। कौन मिलेगा, ऑक्सीजन। ठीक, तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले ऑर्बिट में कितना, 2, फिर कितना 8। तो ये हो गया। सोडियम का 2, 8 और कितना 1, मैग्नीशियम का 2, 8 और 2, बेरिलियम का 2 और 2, कार्बन का 2 और 4, ऑक्सीजन का 2, इसका 8 होता है ना, तो 2 और कितना 6। ये जो दिख रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आप क्या क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो इसकी संयोजकता को बता सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा। संयोजकता के गुणधर्म को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इसकी क्रियाशीलता को आप बता सकते हैं। ठीक है, कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं कि कौन ऋणात्मक होगा और कौन धनात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक या धनात्मक जो गुण है वो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसकी परमाणु संख्या आप बता सकते हैं कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहे तो आप इसकी परमाणु संख्या को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इसके जो द्रव्यमान है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान
इसकी भी गणना कर सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान की भी आप क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो परमाणु संख्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो गया, क्रियाशीलता हो गया, संयोजकता हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप ये भी बता सकते हैं कि वो संभारिक है या समस्थानिक है। तो आज का जो क्लास था परमाणु की संरचना में, हमने जो जो टॉपिक थे आपके 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 के, वो सारे बता दिए गए हैं। पिछले जो भी वीडियो है आप लाइन से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आपको ये जो चैप्टर है परमाणु की संरचना बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक, आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, और तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।